अगर मैं ये कहूं कि करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट आपकी सैलरी नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो हम्म हम सब ने सुना है कि अमीर बनने के लिए अनुशासन चाहिए। पर क्या हो अगर असली रास्ता अनुशासन को पूरी तरह से रास्ते से हटा देना हो? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि इच्छा शक्ति और मेहनत ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन वित्तीय सफलता के मनोविज्ञान में ये एक बहुत गहरा सच है। हमारा दिमाग आज की छोटी छोटी खुशियों को, जैसे एक कप महंगी कॉफी। हाँ बिल्कुल, उसको कल के बड़े फायदों पर, जैसे एक आरामदायक रिटायरमेंट, तरजीह देने के लिए बना है। इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। सही। और इसी दिमागी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम डेविड बाक के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ये विचार उनकी किताब दी ऑटोमेशन ऑफ वेल्थ से लिए गए हैं। तो आज की चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कैसे बचाएं, बल्कि ये है कि हम अपने ही दिमाग की कमजोरियों को हैक करके एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो हमारे लिए अपने आप दौलत बनाए, बिना हमारी रोजाना की इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए। एग्जैक्टली। और हमारे आज के विश्लेषण का मिशन सिर्फ उन घिसे पिटे नियमों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस सोच को चुनौती देना है जो कहती है जब आमदनी बढ़ेगी तब निवेश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि कैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाकर दौलत बनाना शुरू किया जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी टाल मटोल करने की आदत के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करता है। तो चलिए सबसे पहले उस नियम से शुरू करते हैं जो सबने सुना है, पर शायद ही कोई ठीक से अमल में ला पाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस इंसान के लिए ये कितना व्यवहारिक है जो मान लीजिए अपनी आय का 95% जरूरी खर्चों पर लगा रहा है, जैसे किराया, EMI, बच्चों की फीस। हाँ, तो क्या ये सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पहले से ही अतिरिक्त आय है? और आपने बिल्कुल सही और सबसे जरूरी सवाल उठाया है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग इस विचार को सुनकर ही खारिज कर देते हैं। उन्हें लगता है ये उनके लिए है ही नहीं। सही, लेकिन बाक के मुताबिक पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब बची हुई बड़ी रकम को निवेश करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी आमदनी के फ्लो यानी प्रवाह को बदलना। प्रवाह को बदलना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभी पैसा आपके अकाउंट में आता है, फिर बिलों में, किराए में और बाकी खर्चों में जाता है, और अगर अंत में कुछ बच गया तो आप उसे बचाने की सोचते हैं। हाँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट इस क्रम को पलट देता है। ये कहता है पैसा अकाउंट में आते ही, चाहे वो आपकी सैलरी का सिर्फ 1% ही क्यों ना हो, सबसे पहले उसे अपने भविष्य के लिए निकालो, एक अलग इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स अकाउंट में। बिल्कुल। तो ये रकम के बारे में कम और प्राथमिकता के बारे में ज्यादा है। मतलब आप कह रही हैं कि 50,000 की सैलरी में से 500 रुपए पहले निकालना 20,000 रुपए महीने के अंत में बचाने की कोशिश करने से ज्यादा शक्तिशाली है? मनोवैज्ञानिक रूप से हाँ, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जब आप वो 500 रुपए सबसे पहले निकाल देती हैं, तो आप अपने दिमाग को एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि मेरा भविष्य मेरी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। आप खर्च करने से पहले ही अपने वित्तीय लक्ष्य को महत्व दे रहे हैं। फिर आप बाकी बचे 49,500 रुपए में अपने खर्चे चलाने की आदत डालते हैं। ये तो व्यवहार बदल रहा है। हाँ, आप बचत को एक विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि एक गैर समझौतावादी खर्चे के तौर पर देखते हैं, ठीक आपके घर के किराए की तरह। ठीक है, ये आदत बनाने और मानसिकता बदलने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी हर महीने खुद को ये याद दिलाना, फिर बैंक ऐप खोलना, पैसे ट्रांसफर करना, बहुत अनुशासन लगता है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग 2-3 महीने बाद इसे भूल जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बाख का असली जीनियस इसी अनुशासन की जरूरत को खत्म करने में है। वो कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। हाँ, आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते। यहीं पर उनका सबसे शक्तिशाली आइडिया ऑटोमेशन सामने आता है। ऑटोमेशन यानी स्वचालन। जैसे हम एक SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देते हैं। हाँ। हर महीने एक तय तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ SIP से कहीं बढ़कर है। ये एक पूरी मानसिकता है। जब आप पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत को ऑटोमेशन के साथ जोड़ देते हैं तो जादू होता है। अच्छा। आपने एक बार बैंक को स्थायी निर्देश मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीने की 5 तारीख को आपकी सैलरी अकाउंट से 2,000 रुपए कटकर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएं। काम खत्म। अब आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, याद नहीं रखना है,
और सबसे जरूरी, आपको हर महीने इस पर भावनात्मक रूप से बहस नहीं करनी है। भावनात्मक बहस? हाँ, इस महीने खर्चे ज्यादा हैं, चलो अगली बार निवेश कर लेंगे, या अरे इस महीने बोनस मिला है, पहले कुछ खरीद लेता हूँ, निवेश तो होता रहेगा। हाँ, ये होता है। ऑटोमेशन इन सभी बहसों को खत्म कर देता है। सिस्टम बस अपना काम करता है। ये आपके आज के भावनात्मक आपको आपके भविष्य के तर्कसंगत आपके लक्ष्यों को बिगाड़ने से रोकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये आपके वित्तीय फैसलों से ड्रामा को हटा देता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली सोच थोड़ी गैर जिम्मेदाराना नहीं है? क्या हमें अपने पैसों पर सक्रिय रूप से नजर नहीं रखनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ ऑटोमेट करके इतने निश्चिंत हो जाएं कि हम ध्यान ही ना दें कि पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। इसे सेट इट एंड ऑलमोस्ट फॉरगेट इट कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा। फॉरगेट करने का मतलब रोज रोज के लेन देन को भूलना है ताकि आप भावनात्मक फैसलों से बच सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कभी दोबारा ना देखें। तो कब देखें? साल में एक बार, शायद अपने जन्मदिन पर या नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने ऑटोमेटिक निवेश की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? अगर हाँ, तो क्या आप अपने ऑटोमेटिक निवेश की रकम को 10% बढ़ा सकते हैं? ऑटोमेशन रोजाना के अनुशासन का एक विकल्प है, वित्तीय योजना का नहीं। ये एक बेहतरीन फर्क है। तो ये सिस्टम हमारी टालमटोल और भूलने की आदत को एक कमजोरी की जगह एक ताकत में बदल देता है। हाँ। एक बार सेट करने के बाद आपका आलस ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, क्योंकि आप उस सिस्टम में दखल नहीं देते। बिल्कुल। और जब पैसा आपकी नजरों से दूर हो जाता है, मतलब आपकी मुख्य अकाउंट से निकलकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है, तो आप उसे खर्च करने के लिए भी कम ललचाते हैं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, दौलत बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और ऑटोमेशन उस मैराथन को दौड़ने के लिए आपका पर्सनल पेसमेकर बन जाता है, जो आपको बिना थके लगातार दौड़ाता रहता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बड़े निवेश और बचत को ऑटोमेट करना तो समझ आता है, लेकिन उन छोटे छोटे रोज के खर्चों का क्या? यहाँ पर डेविड बाक का एक और मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, द लाटे फैक्टर। हाँ, सच कहूं तो जब भी कोई ये कहता है कि अपनी कॉफी छोड़ दो और करोड़पति बन जाओ, तो ये थोड़ा चिढ़ाने वाला और उपदेशात्मक लगता है। आप सही कह रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट की अक्सर गलत व्याख्या की जाती है। अगर इसे सिर्फ कॉफी छोड़ने की सलाह के तौर पर देखा जाए तो ये वाकई में बहुत छोटा और बेअसर लगता है। लेकिन बाक का असली मतलब ये नहीं है। लाटे फैक्टर एक गणितीय सूत्र से ज्यादा एक डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल? हाँ, ये आपको उन छोटे छोटे खर्चों को पहचानने में मदद करता है जो आपकी जागरूकता के बिना हो रहे हैं। मतलब वो खर्चे जो हम आदत में करते हैं, जरूरत या खुशी के लिए नहीं। ठीक यही, वो रोज की 150 रुपए की कॉफी, ऑफिस के बाहर 100 रुपए का स्नैक, या वो OTT सब्सक्रिप्शन जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं करते। सवाल ये नहीं है कि कॉफी बुरी है, सवाल ये है क्या वो 150 रुपए की कॉफी आपको उतनी ही खुशी दे रही है जितनी वो दे सकती है, या आप उसे सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। तो लाटे फैक्टर हमें अपने हर छोटे खर्च पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। हाँ, कि क्या ये पैसा मेरी खुशी और मेरे मूल्यों के हिसाब से सबसे अच्छी जगह खर्च हो रहा है? और जब हम उन पैसों को कहीं और लगाते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। स्रोत में चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र है कि कैसे रोज के 150 रुपए साल के 54,000 रुपए बन जाते हैं। और अगर उसे निवेश किया जाए तो गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, अगर आप उन 54,000 रुपयों को सालाना एक ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां लंबी अवधि में औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। एक मिनट, जब हम 12% रिटर्न की बात करते हैं तो ये थोड़ा काल्पनिक लगता है। ये कहाँ से आता है? ये एक अच्छा सवाल है। जब हम 10-12% रिटर्न की बात करते हैं तो ये आमतौर पर लंबे समय में इक्विटी बाजारों जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश से अपेक्षित औसत रिटर्न है। ये गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें बाजार का जोखिम शामिल है। किसी साल ये 25% ऊपर जा सकता है, किसी साल 10% नीचे, लेकिन 20-30 साल की लंबी अवधि में ऐतिहासिक रूप से ये एक यथार्थवादी औसत रहा है। और ऑटोमेशन का जादू ये भी है कि ये आपको इन उतार चढ़ाव से भावनात्मक रूप से दूर रखता है। ठीक है, तो अगर वो 54,000 रुपए हर साल 12% पर बढ़ते हैं तो 30 साल में ये रकम 1,30,00,000 से भी ज्यादा हो जाती है। ये चौंकाने वाला है ना? वाकई। एक दिन की कॉफी की कीमत। और यहाँ असली मनोविज्ञान काम करता है। बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलने की है। पहचान बदलना? हाँ, हर बार जब आप वो 150 रुपए की कॉफी ना पीकर उसे निवेश करने का सोचते हैं
तो आप खुद को ये याद दिला रहे हैं कि मैं एक निवेशक हूँ, न कि सिर्फ एक उपभोक्ता। आप अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये पहचान बदलना दौलत बनाने की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली कदम है। ये आपको अभाव की मानसिकता से निकालकर बहुतायत की मानसिकता में ले जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये खर्चों में कटौती करने के बारे में नहीं, बल्कि जागरूक और उद्देश्यपूर्ण होने के बारे में है। सही। पे योरसेल्फ फर्स्ट हमारी प्राथमिकताएं तय करता है, ऑटोमेशन उस प्राथमिकता पर अमल सुनिश्चित करता है, और लैटे फैक्टर हमें उस अमल के लिए पैसा खोजने में मदद करता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो आपकी आदतों, मनोविज्ञान और गणित को एक साथ लाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम हमारी कमजोरियों के साथ काम करने के लिए बनाया गया है, उनके खिलाफ नहीं। लेकिन कोई सुनने वाला जो शायद थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हो, वो असल में शुरुआत कहाँ से करे? ये सब सेट करना अभी भी एक बड़े काम जैसा लग सकता है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट, सीधी और व्यावहारिक सलाह दी गई है। क्या है वो? सलाह ये है कि पूर्णता का इंतजार मत करो। सबसे अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम, सबसे बड़ी निवेश की रकम या सही समय का इंतजार करने में मत उलझो। इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है बस शुरुआत करना। हाँ। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है आज इसी चर्चा को सुनने के बाद अपने फोन पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप खोलें और एक ऑटोमेटिक निवेश शुरू करें। चाहे रकम 500 रुपए प्रति माह ही क्यों ना हो। बिल्कुल। सबसे छोटा, सबसे आसान कदम उठाएं जिसे आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। लक्ष्य यहाँ पर तुरंत अमीर बनना नहीं है। लक्ष्य सिर्फ उस ऑटोमेशन की गेंद को लुढ़काना है। एकदम सही। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा दुश्मन है जड़ता, मतलब इनर्शिया। एक बार जब आप एक छोटा ऑटोमेटिक निवेश शुरू कर देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, आप निवेश करने की आदत डाल रहे होते हैं भले ही आपको इसका एहसास ना हो। और दूसरा, कुछ महीनों बाद जब आप उस अकाउंट को देखेंगे और आपको दिखेगा कि आपका पैसा आपकी बिना किसी मेहनत के थोड़ा बढ़ गया है, तो एक आत्मविश्वास और प्रेरणा का अनुभव होगा। हाँ, फिर समय के साथ जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आप उसी ऑटोमेटिक निवेश की रकम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करना सबसे मुश्किल कदम होता है और ये सलाह उसी मुश्किल को सबसे आसान बनाती है। सही कहा। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों को नए नजरिए से देखा है। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। दूसरा, इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय ऑटोमेशन का एक सिस्टम बनाएं जो आपके लिए अनुशासन का काम करे। और तीसरा, लैटे फैक्टर। हाँ, लैटे फैक्टर को खुद को वंचित करने के एक तरीके के तौर पर न देखें, बल्कि अपने अनजाने खर्चों को पहचानने और अपनी खर्च करने की आदतों को उद्देश्यपूर्ण बनाने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जटिल नहीं है और इसे कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो। ये दौलत बनाने की प्रक्रिया को एक तनावपूर्ण काम से हटाकर एक सहज, लगभग अदृश्य आदत में बदल देता है। हाँ, ये आपके भविष्य के लक्ष्यों को आपके वर्तमान के व्यवहार के साथ संरेखित करता है। बिल्कुल, ये तनाव मुक्त होकर दौलत बनाने का एक खाका है। हमने पैसे को ऑटोमेटिक रूप से बढ़ाने पर तो बात कर ली, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए कह सकते हैं कि 90% वित्तीय सफलता का रास्ता है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, किसी व्यक्ति के वित्तीय जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जिसे ऑटोमेट नहीं करना चाहिए, और क्यों कुछ जगहों पर सोच समझकर लिए गए सक्रिय मानवीय निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।